अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, ये क्या बड़ा कैजुअल आज आपका हमें रूप दिखाई दे रहा है। आपने वर्दी क्यों उतार दी? ये क्लाइमेट चेंज से मुतासर हैं आप, या आपने अपना स्टाइल चेंज करने का इरादा कर लिया? नहीं नहीं नहीं, स्टाइल नहीं चेंज करना। बड़ी गर्मी पड़ रही लंदन में, और मैंने अभी जैकेट पहनी थी पर बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि उसके बगैर ही काम चलाया जाए। तो इतना बुरा तो नहीं लग रहा, ठीक है। हाँ, ये तो ऑडियंस बताएगी, आपके देखने वाले बताएंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप में ये तब्दीली कोई नोटिस भी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज तक आपको बगैर वर्दी के देखा नहीं गया। और आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम, वो तो कहते थे खाल के साथ ही जुड़ी है वर्दी। ताहयात वर्दी के साथ मुंतखब करवाने के लिए तैयार थे मुस्लिम लीग काफ वाले उन्हें। ये हैं पाकिस्तान के तो आप सियासी क्या क्या, क्या क्या इशारे कर रही हैं आप? क्या मैं फारूक होने वाला हूं? मैं नहीं, याद नहीं। रखना कि अगर मैं फारूक हो गया तुम भी फारूक हो जाओगी साथ। ओह गॉड, अब मैं इसमें और क्या मिसालें दूं पाकिस्तानी सियासत से। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि आपने लंदन की गर्मी में अपने लिए ये अरेंज कर लिया। वहाँ पे पंखे ना एसी, और बड़ा मुश्किल होता है उस वेदर को बर्दाश्त करना। कुछ असल में बात उसी तरफ जानी थी कि वर्दी कहीं और भी उतर रही है। बगैर वर्दी के होते हैं सियासतदान, लेकिन वो ज़ाहिर है हुकूमतें करते हैं। और कुछ लोगों का तो दौर इक़्तिदार बहुत तवील भी होता है, लेकिन फिर वो अपने अंजाम को पहुंचने लगता है तो इशारे वाज़े होने लगते हैं। जैसे हसीना वाजिद साहिबा, बांग्लादेश में उनके साथ क्या हुआ। और अब हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हवाले से। ये अब जो इशारे मिल रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बहुत पहले बता दिया था कि होने क्या जा रहा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपने क्या कहा था, कब कहा था, वो शामिल करेंगे पहले। मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करा दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जयशंकर के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरवाइव कर भी जाएं, मगर दे विल नॉट सरवाइव द इलेक्शन। आवाम इंडिया की पहचान जाएगी हुआ क्या है, और यही लोग जो कि इनको लाने वाले हैं यही बददिल हो जाएंगे कि इसने झूठ बोला हमारे साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया है, और एंड दे विल नॉट गिव हिम द वोट दैट ही वांट्स। तो ये बैकफायर कर जाएगा इंडिया के नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो माई सेंस इज नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। ये बच्चे अभी तो शॉर्ट टर्म में तो निकल जाएगा, मगर आई थिंक ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नरेंद्र मोदी, जयशंकर, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये सब प्लानिंग की और हॉक्स थे, उल्टा पड़ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इनके ऊपर। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि आप ये 10 मई को कह रहे हैं। उसके बाद जून में आए बाएं शाएं करती रही मोदी सरकार उस ऑपरेशन को लेकर जो पाकिस्तान के साथ इनका मामला हुआ। उसके बाद तैयारे गिरे, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर जो फौजियों की हलाकतें हुई उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एतराफ़ात शुरू हो गए, और फिर पॉलिटिकल साइड पर जब बात हुई तो RSS के जो चीफ हैं मोहन भगवत, जिनका हमने हवाला दिया अपने उसी में, वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, ज़ाहिर है इनडायरेक्टली इशारा किया जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, और 75 साल को पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और अमित शाह साहब भी इस मौके पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। तो सिट साहब, आपकी तो प्रेडिक्शन क्लोज है, तो अंजाम का आगाज हो चुका है भारतीय सरकार के लिए। देखिए, मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने इसलिए ये बात कही थी कि तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर कोई लीडर जंग हार जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अगर वो जंग जीत जाए तो उसको 8-10 साल मिल जाते हैं। ये तारीख का तकाजा है। अब सवाल ये था कि ये जो जंग हुई, 8 दिन की जंग, 12 दिन की जंग, जितने दिन की भी थी, ये कौन हारा कौन जीता? नरेंद्र मोदी और इंडिया का कहना था कि वो जीते, हमारा ये कहना था कि हम जीते। अब इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसने ये कह दिया है कि इंडिया जंग नहीं जीता। इंटरनेशनल ओपिनियन कह चुका है कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का इजहार किया। तो अब इंडिया के लोग जो है उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे साथ झूठ बोला गया, हम जंग नहीं जीते, और हमसे नंबर 2 काम किया गया। यहाँ तक कि अब उनके अपने खुद आर्मी चीफ्स, जो कि पूरा 1.5 महीना अपने राफेल जेट्स का लॉस जो था वो बर्दाश्त भी नहीं कर रहे थे और तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे, वो भी खुद कह रहे हैं कि 3 राफेल हमारे गिरे हैं, और अब तो हमारे एयर चीफ ने कह दिया 4था भी गिर गया। उन्होंने 4 गिरा दिए। और अभी मैं एक पढ़ रहा था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का कॉलम, वो कह रहे थे कि मैं खुद मिला हूँ और खुद जाके एयरफोर्स चीफ ने मुझे एविडेंस दिखाई है
और उससे चौथा भी गिरा। और वो कह रहा था कि मैंने ये पूछा कि क्या वजह कि आपने पहले 3 कहे और फिर चौथा अब जाके आप कंफर्म कर रहे हैं। तो आगे से जवाब जो मिला वो कहता है मैं मुतमईन हूं कि जवाब सही मिला। उन्होंने कहा हमारे पास उस वक्त एविडेंस नहीं थी, 3 की तो एविडेंस थी, चौथी एविडेंस हम इकट्ठी कर रहे थे। हमारा शक था कि ये हुआ, मगर अब हमें कन्विंस हो गए कि वो हुआ है। और अभी जो ऑनर्स लिस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है, पोस्टुमसली जिन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं जंग में, वो 100 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं इनके, जिनमें 4 पायलट्स भी हैं, सबको इन्होंने अवार्ड्स दिए। तो उससे बात बाहर आ गई ना जी, पायलट्स तो मारे गए, तो जहाज नॉक्ड आउट। तो अब बात यह है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो गया है और दुनिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया। और यहाँ तक कि लोग जो हैं इंडिया के अंदर अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी की प्रो ट्रम्प पॉलिसी, ये प्रो अमेरिका पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी रीजन के अंदर बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा आपके साउथ एशिया के अंदर। ऊपर से आप जिस कैंप में जा रहे हैं, ब्रिक्स के कैंप में आप जा रहे हैं, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है ब्रिक्स को कि ब्रिक्स वालों को अगर आपका ख्याल है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दूं। वो ब्रिक्स तो एक एंटी अमेरिका एक फ्रंट बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जो सारी फॉरेन पॉलिसी है इज इन ट्रबल। और ये अब तो सूरत हाल ये है आयशा के नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर्स भी थे वो भी यही कह रहे हैं कि यार हम किस कैंप में जाके बैठ गए हैं। तो ट्रंप हमें सारा वक्त तनकीद करता है, पर पाकिस्तान की तनकीद नहीं की। एससीओ में गए तो वहां पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ब्रिक्स में जो स्टेटमेंट निकली है वहां भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो ये तो पाकिस्तान तो बिल्कुल नंबर ले गया और उधर से आर्मी चीफ को खाने खिलाए जा रहे और तारीफें हो रही है उनकी। तो मेरा ख्याल है ये ब्लो बैक जो है ना ये आ रही है इंडिया के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के अंदर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब देखिए आपने जिक्र किया, ये साहब जो हैं आरएसएस के हेड है भगत साहब जी, ये ही इज द हेड ऑफ आरएसएस। वो खुद 75 के हो रहे हैं और उन्होंने कहा मैं अब रिटायर कर। और हमारी ये पॉलिसी है, हमारी ये स्टेटमेंट है कि 75 पे हमारे लोग रिटायर करते हैं ताकि नई लीडरशिप यंगर लीडरशिप आए। और उन्होंने खुले आम कह दिया है कि 75 पे मैं रिटायर, हेड ऑफ आरएसएस जी, और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यू हैव टू रिटायर आल्सो। इसके अलावा अमित शाह जो कि कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर से हटेगा तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, हाँ, और अभी 60 साल का है। हाँ, वो अभी 60 साल का है और उसके तो भी टाइम पड़ा हुआ है। तो अमित शाह ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि इंटरव्यू के अंदर एक जगह पे बात कर रहा था तो वहां उसने आज कह दिया कि देखें मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर कर जाऊं, अब मेरा पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी नहीं रही, मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो इशारा उन्होंने भी कर दिया है। वो अलग हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि आपने आज इंट्रोडक्शन में ये कहा कि क्या सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी की चमक जो है वो खत्म हो रही है। यस, खत्म हो रही है नरेंद्र मोदी की चमक, और चमक के साथ उनका जो हैवी हैंड है उसके भी डिफाइंस शुरू हो गई है वहां, पार्टी के अंदर शुरू हो जाएगी। कांग्रेस वाले बोलना शुरू कर दिया है, मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इट इज अ कंप्लीट फेलियर। ये जो है ना वॉर, ये इट वाज अ कैटलिस्ट होता है कि जो एक चीज चल रही हो उसको बढ़ा देता है, क्लियर कर। हाँ, तो ये इसने नरेंद्र मोदी की सारी फॉरेन पॉलिसी और प्रो अमेरिका फॉरेन पॉलिसी वो सारी एक्सपोज कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये कभी इधर दौरे कर रहे हैं, कभी उधर दौरे कर रहे हैं, छोटे छोटे अफ्रीका के मुल्कों में जा रहे हैं। ये जो शशि तरूर वाली इन्होंने जो भेजी थी टीम, फेल होके आ गई, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर लग रहे हैं, बट दैट इज, और उसकी वजह यही है कि यहाँ हम कहते हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को कि इतनी सपोर्ट में सारी आवाम खड़ी हो गई तो उनको भी वो भी मजबूत हो गए, जो कि जीतने वाला जनरल होता है, वही मैं कह रहा था। और उधर जो हारने वाले हैं वो कमजोर हो रहे हैं और लोगों को वहां एहसास होना शुरू हो गया इस बात का। वहां तो बहुत सी बातें शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कि एक आइडियोलॉग है इंडिया, वो उन्होंने पिछले साल 2024 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और सारी रीजनल पॉलिसीज है ये ठीक नहीं है और ये फारग हो जाएगा, ये फेलियर है। अब वो खुले आम कह रहे हैं कि जाओ घर जाओ। तो आई थिंक प्रेशर आएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर। आई सॉ दिस कमिंग बिकॉज मेरे लिए और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ तारीख का एक सबक था कि अगर आप हारते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ
आपने 1965 वॉर, क्या हुआ था 1965 वॉर में? 1965 वॉर में हार जीत हुई किसकी किसकी नहीं हुई, मगर एक बात हुई कि अयूब खान साहब को रूस बुला लिया गया और रूस बुला के उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवा दी सीज फायर की। और उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमें ये नहीं, साइन नहीं करनी चाहिए थी हमें ये। तो वापस आए तो अयूब खान साहब के साथ झड़प हो गई। लोगों ने देखा कि भुट्टो साहब नाराज हैं अयूब से, इसका मतलब है अयूब हार गया। और भुट्टो साहब जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे कि आप जीते हैं। तो इसलिए भुट्टो साहब की जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया अयूब के साथ, तो वो अलग हो गए। जब अलग हो गए तो पीपल्स पार्टी पैदा हो गई और अवाम पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो साहब के साथ खड़ी हो गई। और उसके 2 साल के अंदर अंदर अयूब खान साहब सरवाइव नहीं कर सके। याया खान साहब बांग्लादेश के बाद सरवाइव नहीं कर सके। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लूज अ वॉर, यू कैन नेवर स्टे इन पावर। ये, और यहाँ अगर उन्होंने जीता नहीं तो लोगों को ये एहसास हो गया हमारे साथ झूठ बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। और अब एक कोरस शुरू हो गया इंडिया के अंदर। और मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि सबसे पहले जयशंकर साहब की छुट्टी होगी और नरेंद्र मोदी विल बी लकी इफ ही सर्वाइव्स इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में ही फिनिश्ड। वो कहते हैं ना कि सिलसिला शुरू हो गया है, इट इज बिगन टू अनरेवल। यू नो, वो जो रील अनरेवल करती है ना धागे की, वो अनरेवलिंग शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन जी। अच्छा सिट साहब, इससे पहले ये शिवसेना के एक राज्यसभा के मेंबर हैं संजय राउत, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद बहुत से रहनुमाओं को 75 साल की उम्र में मजबूर किया कि वो रुखसत हो, जिनमें एल के अडवाणी, मनोहर जोशी और जसवंत सिंह शामिल थे। तो अब उनके लिए खुद सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा इस एज के बाद, और वो भी जब 7 साल तकरीबात हो रही हैं RSS की। आपने जितना दायरा या अहाता खींचा इस सारी सिचुएशन का, मुझे आपसे ये जानना है कि ना सिर्फ ये कि नरेंद्र मोदी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी इन अ वे उनको भारी पड़ गई है, बल्कि क्या हिंदुत्व नजरिए को भी इससे नुकसान पहुंचेगा जो इन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर में या उसके बाद? बिल्कुल, देखिए ना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो हिंदुत्व के साथ ही ताल्लुक है ना। वाजपेयी साहब जब थे तो हिंदुत्व के साथ ताल्लुक नहीं था, वो तो पाकिस्तान के साथ अमन करना चाहते। तो वाजपेयी साहब की बीजेपी फर्क है फ्रॉम नरेंद्र मोदी बीजेपी। नरेंद्र मोदी बीजेपी में RSS के साथ आया है। अडवाणी साहब को इसने नहीं बनने दिया एज अ सक्सेसर टू वाजपेयी साहब। और इसके पीछे जो थी वो सारी अहमदाबाद के राइट्स थे और अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड थी। तो ये हिंदुत्व का सारा प्रोजेक्ट जो है तो RSS का प्रोजेक्ट है। इसको लेके नरेंद्र मोदी चला है टू सारी आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल ये धक्का लगा। और ये बिल्कुल मैं अब कह रहा हूँ, मेरी एक और प्रेडिक्शन ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको आगे चलाना। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे और पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर चला रहे थे। अब पॉपुलैरिटी भी गिरेगी इसकी और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये भी चैलेंज होगा। और अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया विल स्टॉप दिस स्लाइड टूवर्ड्स एक्सट्रीम हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। इसको बहुत नुकसान हुआ उनको इंटरनेशनली, और ये अब हल्का हल्का वापस सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि आइन तो अभी भी इनका सेकुलर है, मगर जो पॉलिसीज चल रही थी दे वर डिफरेंट। और अभी सबको पता है इंडिया में कि सब आइसोलेट हो गए हैं, वहाँ अपनी रीजन के अंदर आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए। और बाय द वे इंटरनेशनल कम्युनिटी सेकुलर कम्युनिटी है, वो ना ही रेडिकल इस्लाम ममालिक को एक्सेप्ट करती है, ना ही वो रेडिकल हिंदू ममालिक को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी का वक्त जो है वो आ गया है और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी अब रोल बैक होगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो सक्सेसर की तलाश आपके ख्याल में? अब एक सर्वे भी पिछले साल हुआ था और उसमें तो अमित शाह टॉप पे थे 25% पॉपुलैरिटी के साथ, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं भी रिटायर्ड हो रहा हूँ। इसका मतलब है बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे इस नाकामी का, कोई भी नहीं चाहता कि वो बोझ उठाए। तो सक्सेशन प्लान है कोई बीजेपी में? देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सक्सेशन प्लान के ऊपर अब डिबेट होगी। एक तरफ ये होगा कि RSS की तरफ से कोई बंदा नॉमिनेट होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि वो जो लोग थे जो कि RSS को पीछे रखना चाहते थे और बीजेपी एज अ नॉन हिंदुत्व पार्टी
मगर हिंदू पार्टी बट नॉन हिंदुत्व, राइट विंग पार्टी, उसको आगे ले जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि वाजपेयी के सक्सेसर्स, अडवाणी साहब के सक्सेसर्स, अब मेरा ख्याल है उस किस्म के लोग उभरेंगे वहाँ, और ये अंदर डिबेट चलेगी बीजेपी के अंदर। एक कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एजेंडा ठीक था, नरेंद्र मोदी गड़बड़ कर गया, वो पॉपुलर नहीं रहा तो इसलिए। दूसरे लोग कहेंगे पॉपुलैरिटी इसीलिए खत्म हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका साथ छोड़ गई है, और डोमेस्टिकली भी रीजन के अंदर भी आप आइसोलेट हो गए हैं, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है इट्स नॉट यील्डिंग एनी डिविडेंड्स। इसलिए आई थिंक ये अब देखना ही है, आई कांट से कि अब आरएसएस का बंदा आएगा या बीजेपी कोई ऐसा बंदा लेके आएंगे जो कि ना आरएसएस का होगा, आरएसएस का नहीं होगा फुल फ्लेज, और कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होगा। मेरा ख्याल है दे विल फाइंड अ यंगर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जो कि लीडरशिप ले सके और बीजेपी को चला सके। बट माय सेंस इज कि बीजेपी विल लूज द नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगी, एंड कांग्रेस विल कम बैक इन अलायंस। ओके, तो सिर साहब ये अभी अगर ऐसा कोई चेंज आता है जो आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो ये जो इनका जो पाकिस्तान सिंड्रोम है, इससे ये बाहर आ सकेंगे अगर क़यादत तब्दील होती है? देखिए, अगर तो क़यादत तब्दील होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फिर से एक दफ़ा इनिशिएटिव कोई लिया जाए और बातचीत शुरू हो और कोई नेगोशिएशन शुरू हो फॉर अमन की आशा। बट आई थिंक अभी तो इट्स टू अ लिटिल फार अवे। बट जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अगर बंदा ने कोई प्रेडिक्शन लॉन्ग टर्म करनी है तो वो यही है कि हिंदुत्व विल नॉट सर्वाइव, नरेंद्र मोदी विल नॉट सर्वाइव, आरएसएस विल बी पुश बैक, secular India will slowly come forward, and I think conditions will be created कि पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात 3-4 साल में there may be attempts to improve them। अच्छा, ये बहुत पहले आप कह चुके हैं कि इंडिया सेकुलरिज्म की तरफ वापस जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी के इंतहा पसंदाना इकदाम शुरू हुए थे, एक शो में आप ये भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। अच्छा सिर साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ, मिलिट्री लीडरशिप तो मान रही है अपने नुकसानात को, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इसे हजम करना आसान नहीं है। हमने हॉकी कप की बात की, अपनी टीम के प्लेयर्स की इंडिया जाने की बात की, लेकिन वहाँ ऐसा प्रेशर और ऐसी मुहिम शुरू हुई भारत में ही कि अब हमारी टीम का ऐसा प्लान कैंसिल दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमारी टीम नहीं जा रही। एट द सेम टाइम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है वो भी ढाका में होने पर बीसीसीआई ने आसमान सर पर उठा लिया और लॉबिंग की जा रही है जय शाह की निगरानी में। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था ये 2 हफ्ते पहले कि ये हॉकी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, और उससे मैंने ये कहा था कि खबरें ये हैं कि हमारी हॉकी टीम जा रही है। और मैंने ये सवाल किया था कि हॉकी टीम हमने इजाज़त दे दी है हॉकी टीम को जाने की, और इंडिया जो है वो वेलकम कर रहा है कि आए यहाँ हॉकी खेलें। हालांकि क्रिकेट की हमने इजाज़त नहीं दी, वो चाहते हैं क्रिकेट की टीम भी वहाँ आए, मगर हमने इजाज़त नहीं दी। तो ये कैसे हो सकता है कि हमने क्रिकेट टीम को जाने से इनकार कर दिया वहाँ, और हॉकी टीम को हम भेज रहे हैं वहाँ? ये व्हाट इज गोइंग ऑन? और स्पेशली जिस किस्म का माहौल है वहाँ सिक्योरिटी का, इट्स वेरी बैड फॉर आवर टीम्स। जिस किस्म का वहाँ माहौल अग्रेसिव बना हुआ है, ये वॉर के अभी हाल ही में जाना वहाँ, इट्स नॉट राइट। तो अब आप बता रही हैं कि यहाँ रीथिंकिंग हो रही है कि हॉकी टीम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस माहौल में नहीं जाना चाहिए। हालांकि आई एम द लास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि ये मैं ऐसी बात करूं, मगर बात ये है कि इन्होंने हमें धकेल दिया है इनटू अ कॉर्नर कि ये डबल स्टैंडर्ड सारा वक्त स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स ले आते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारी आवाम भी जो है गुस्से में है यार ये क्या बात है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने अगर ऐसा फैसला किया तो अच्छा फैसला किया कि दे विल नॉट सेंड द हॉकी टीम, इट डजंट मैटर। मगर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल टूटने जा रही है। हुआ यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3-4 बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज आर द 4 टॉप टीम्स। बाकी छोटे छोटे हैं। पहले ऐसे था कि पाकिस्तान अलग होता था, ये दोनों साइड बांग्लादेश और श्रीलंका बीसीसीआई को सपोर्ट करते थे, जय शाह को सपोर्ट करते, और हम अकेले रह जाते थे वहाँ, और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था बिकॉज हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी वहाँ और वो 100% इंडिया के साथ थी जी। तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता था, सारे फैसले जो होते थे वो जय शाह ही करता था और श्रीलंका के साथ मिलके और बांग्लादेश। अब वो सूरत हाल नहीं है, बांग्लादेश टूट चुका है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ हो गए और उधर श्रीलंका जो अभी भी इंडिया के साथ बैठा हुआ है।
जी। मगर बात ये है, और वो ओमान और इस किस्म के लोग जो हैं वो अभी भी इंडिया के साथ है, मगर बात ये है कि वहां भी तो जो लोग एक्चुअली रन कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ, ओमान फॉर एग्जांपल, उनकी जो क्रिकेट इज एन इंडियन, बेसिकली वो गुजरात से है वो, अच्छा। जो वहां से, तो ये सारे वही एक कैंप है। मगर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर एक तरफ है तो ये एशिया कप कैसे होगा, आप बताएं। अगर दो टॉप टीम्स ही नहीं खेलेंगी तो एशिया कौन आएगा इनके ब्रॉडकास्ट राइट्स लेने के लिए? हाँ। फिनिश्ड। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का हक है टू टेक ओवर एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये हमारी बारी है। मोहसिन नकवी साहब को जाना है वहां। तो अब बात यह है कि ये जेशा तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, ये इंडिया तो कहेगा लायक ही गल हुई। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके हमें बताएंगे क्या करना है, हमने क्या नहीं करना, तो वो डिले करेंगे और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे या इसको फ्रीज कर देंगे, कोई ना कोई वो गन डालेंगे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो भी अब खतरे में पड़ गई है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीसीसीआई। जी। मैं समझता हूँ कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें ऑफिशियल लेवल पे वी शुड बी टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो जिस किस्म की पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, दे आर अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ श्रीलंकन, और वहाँ किस वजह से वो कर रहा है वो भी बता देना चाहिए कि वो क्यों श्रीलंकन के जो हेड है इस वक्त वो क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो खुली बात करनी चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए जाके वहाँ, और श्रीलंकन बोर्ड को तोड़ना चाहिए फ्रॉम इंडिया और अपने कैंप पे लाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, एंड आई थिंक दे शुड डू दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया को अब पीछे ढकेलना है तो फिर आप श्रीलंका को भी साथ लेके चले। बांग्लादेश तो आ गया आपके साथ, तो जैसे ही आप देखेंगे श्रीलंका हिलेगा, आपकी तरफ आएगा, तो बाकी सारे छोड़ जाएंगे बीसीसीआई को। आई कैन टेल यू दिस। तो आई थिंक सम पॉलिटिक्स इज नीडेड नाउ। हाँ, और रूट कॉज क्या है उसको हिट करना चाहिए कि श्रीलंका के साथ आप बातचीत शुरू करें अगर आप चाहते हैं कि जो भारत इस वक्त इकदाम के चल रहा है वो कामयाब ना हो सके। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। वेलकम बैक। हम अपने शोज़ में मुतादिद बार पाकिस्तान को लाहक ख़तरात की बात कर चुके हैं, और सेठी साहब आपने अभी हाल ही में बात की थी कि टीटीपी का ख़तरा किसी हद तक कंटेन कर लिया गया, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात करके, चाइना की भी उसमें हेल्प थी, लेकिन बीएलए के हवाले से आपने तब भी ये कहा था कि एक मंडलाता ख़तरा है, और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब कल एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली कि अब जो प्रॉक्सीज़ हैं इंडिया की, उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है। मीनवाइल हमने कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट जिसमें बाकायदा आईडी कार्ड, ये पुरानी रविश है, आईडी कार्ड देख के गोलियां मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब, वो वाकया देखा। मुझे आपसे ये जानना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जैसे ही एलामिया सामने आए, स्टेटमेंट सामने आई और उसके बाद ये कार्रवाई होना, इसका ये मतलब है कि वो ना सिर्फ बिल्कुल खौफजदा नहीं है और वो कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए, तो फैसला कुन कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हमने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि ये अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको और इमदाद देंगे इंडिया वाले, और उनको कहेंगे कि अपने ऑपरेशंस और तेज करें, और खसूसन बीएलए। तो वो तो अब हो गया ना, वो तो उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम अब डिसाइसिव एक्शन लेंगे, आपने सवाल पूछा, तो अब डिसाइसिव एक्शन क्या है? ये कोई पहली दफा तो नहीं हमने ये बात सुनी, हमें तो जब से ये चल रहा है मामला हमें ये कहा जा रहा है कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा ठीक कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, डिसाइसिव एक्शन लेंगे। मगर क्या डिसाइसिव एक्शन? अब लेट्स एग्जामिन दिस, ये डिसाइसिव एक्शन हो क्या सकता है? डिसाइसिव एक्शन, आप इतना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का, आप वहाँ आपकी सारी फौज जो है कंटोनमेंट्स के अंदर 30, 40, 50 हज़ार होगी, उसके साथ तो आप कंट्रोल नहीं कर, डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकते। तो इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए और सारा बॉर्डर सील कर, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो अगर आपको इंटेलिजेंस हो कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो फिर आप थोड़ा बहुत कोई एक्शन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। इतना लंबा बॉर्डर है ऑल द वे टू ईरान, सो
इम्पॉसिबल कि आप बलूचिस्तान के अंदर डिसाइसिव एक्शन ऐसा लें जिसके साथ BLA की बैक तोड़ दें, आप कमर तोड़ दें, उसको वाइप आउट कर दें, डिग्रेड कर दें, तो फिर क्या रह गया? और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन लें, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। हर जगह पे जहाँ जंग हो रही हो तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और वहां से ह्यूमन राइट्स की इश्यूज शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बलूचिस्तान के अंदर आप डिसाइसिव एक्शन क्या ले सकते हैं इससे अलावा के जो आप कर रहे हो? आप उनको नहीं रोक सकते। तो अब तो वो आ कहाँ से रहे हैं और आके कहाँ से घुस बैठी है? तो दे कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जब उनके पास यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वेदर ऑन द ईरानियन साइड और ऑन द अफगान साइड। सो इसका ये मतलब है कि डिसाइसिव एक्शन विल हैव टू बी टेकन एट द रूट, जहाँ जड़ है, यहाँ से ये आते हैं चले जाते हैं, वहां आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिलिट्री एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो मिलिट्री एक्शन वहां कैसे करेंगे आप? विदाउट ब्रेकिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। जैसे ही आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन लेने जाते हैं, एक तो बड़ा लिमिटेड है, विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने देख लिया इजराइल ने कि क्या कुछ कर दिया, मगर अभी भी मामला हल तो नहीं हुआ ना पैलेस्टाइन का। बंदे मार दिए ना, 60,000 लोग मार दिए जस्ट इन वन प्लेस, 5 लाख को डिस्प्लेस कर दिए। तो ये मिलिट्री एक्शन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दिस। वो डिग्रेड कर सकता है मगर विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए बड़ी मुश्किल आता है। आपकी 2 गवर्नमेंट्स हैं उस तरफ, दे विल नेवर अलाउ इट। अच्छा, अब आइए आप, तो इसका फिर डिसाइसिव एक्शन क्या हुआ? जी, मैं ये समझता हूं कि डिसाइसिव एक्शन हैज टू बी कि यू हैव टू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद द TTA। तालिबान की हुकूमत के साथ आपके रिलेशनशिप ऐसी बन जाए जिसके साथ वो आप पे एतमाद करें, आप उन पे एतमाद करें एज पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड चाइना पाकिस्तान अफगान रिलेशंस। आप उस ग्रुप के अंदर यू ब्रिंग द तालिबान ऑन योर साइड, और उनको जब अपनी साइड पे लाएंगे देन दे विल कोऑपरेट विद यू टू थ्रो दीज ग्रुप्स आउट। अभी उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि इनको अफगानिस्तान से निकाला जाए, वो लेवरेजिंग कर रहे हैं आप। जब वो आपके साथ लेवरेजिंग की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू बिकम अ पार्टी टू द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इन दैट होल रीजन, वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों साइड पे बन जाएंगे, इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट, तो देन द तालिबान विल एग्री टू कोऑपरेट विद यू vis-a-vis BLA एंड मे बी इवन TTA। मगर इस वक्त वो TTA वाले जो है वो TTP से खौफजदा है कि अगर उन्होंने TTA के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो उनके लिए मसला बन जाएगा। वहाँ इस्लामिक IS भी है ना, ISK भी है वहाँ, तो इसलिए वहाँ की इंटरनल डायनामिक्स को आपने देखना है। मगर आपके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, यू हैव चाइना। चाइना ने इस वक्त, रशिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनको रिकग्नाइज कर लिया, आई थिंक चाइना भी करेगा। अभी नहीं, मे बी 2-3 months डाउन द लाइन। मगर चाइना इज मेकिंग वेरी बिग प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान एंड इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि पाकिस्तान का सिपेक रूट जो है इसको इंडिया तंग कर रहा है और इंडिया गड़बड़ करेगा। सूनर और लेटर चाइना जो है वो आपके साथ खड़ा होगा अगेंस्ट TTA, उनको कहेगा कि ये TTP वाले इनको रोको, इनको एलिमिनेट करो, या इनको न्यूट्रलाइज करो, या इनको फारग करो, बिकॉज ये सारा जो एजेंडा बन रहा है चाइना का अलॉन्ग विद द अफगान गवर्नमेंट, वो सारा खतरे में है। एज भी जो हमारे लिए भी यही मसला है। तो अब अभी लेटेस्ट खबर आई है कि जो बहराम का जो एयरबेस था, जो कि काफी पुराना एयरबेस है, रूस के पुराने जमाने का एयरबेस है, जिसके जो कि फिर बहुत अमेरिका ने आके उसको बहुत इनलाज किया, वो अब सुनने में ये आ रहा है कि चाइना वाले वहां पहुंच गए और उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, रनवेज ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जो खराब हो गए थे, गिर गए थे, उनको बना रहे हैं। एंड चाइना इज नाउ गोइंग टू बी यूजिंग दी बागराम एयरबेस, और तालिबान ने उनको इजाजत दे दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ह्यूज। अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इसको रिक्लेम करना चाहते थे, वो अपनी स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि हमें बागराम एयरबेस चाहिए। छोड़े ना, भूल गए डोनाल्ड ट्रंप, कहने से क्या होता है। चाइना पहुंच गया है, सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं कि एक्टिविटी हो रही है, चाइनीज आ गए हैं वहां, सारे तरतली पड़ी है, सबको एक ही हो गया है। अच्छा, अब ये तालिबान ने इजाजत दी है तो वो आ रहे हैं ना, इसका मतलब है तालिबान और चाइना इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस।
और क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना आर इन गुड स्पिरिट्स, ब्रदरली नेशंस, मैं ये समझता हूँ कि ये अब चाइना के जरिए आपने काबुल के अंदर पांव जमाने हैं, और अगर आप पांव जमा लेते हैं तो फिर यू विल बी एबल टू टैकल बोथ टीटीपी एंड बीएलए। तो मेरा ख्याल है डिसाइसिव एक्शन हैज टू बी पॉलिटिकल, कि यू हैव टू विन ओवर द टीटीए। ठीक, डिसाइसिव एक्शन मिलिट्री जो है वो आपको, जैसे यार इन्होंने कश्मीर के अंदर क्या किया, मिलिट्री के साथ तो नहीं ना हल कर सके बस। कहीं भी मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ सोल्यूशन, मगर जो बेसिक सोल्यूशन होती है इस किस्म की वो पॉलिटिकल होती है। तो आई थिंक आई वांट टू सी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जो विज़ावी अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या डिसाइसिव एक्शन वहाँ होगा। ये कि जी 2 मिसाइल मार दिए उनके कैंप्स के ऊपर और फिर लड़ाई झगड़े कर लिए विद दी टीटीए, या तो टीटीए से इजाजत ले कि हमने ये करना है, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, हम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे उनके कैंप्स के ऊपर इनसाइड अफगानिस्तान। व्हाट अबाउट ईरान? अब ईरान के साथ तो आपके बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए आफ्टर द रीसेंट इजराइल ईरान वॉर। क्या उनसे इजाजत लेके कैन यू गो आफ्टर दीस पीपल इन हु आर हाइडिंग ऑन द ईरानियन साइड? तो ईरान के साथ क्या जॉइंट ऑपरेशंस आप कर सकते हैं? जब आप जॉइंट ऑपरेशन करेंगे तो 2 किस्म के हैं ना, वहाँ वो बलोच है जो कि ईरान से आज़ादी लेना चाहते, तो क्या आप जॉइंट ऑपरेशंस ईरान के साथ मिलकर अगेंस्ट बलोच ग्रुप्स के साथ करेंगे आप? और उनमें से एक ग्रुप जो है इट्स सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ईरान के खिलाफ है, उसको इजराइल भी पैसे दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, वो जो ईरानियन बलोच ग्रुप है, सेसेशनिस्ट ग्रुप है। तो मतलब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ गई है इसके अंदर। तो आई वांट टू नो कि पाकिस्तान कैसे इस मसले को हल करेगा, बिकॉज मिलिट्री काइनेटिक मींस मिलिट्री क्रैकडाउन करना वो तो कर रहे हैं यार आप कब से। आप 50 लाख तो फौज नहीं बलूचिस्तान में भेज सकते ना, तो क्या करेंगे आप? इसी किस्म की चीजें करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आई थिंक यू नीड टू वर्क विद द अफगान गवर्नमेंट, वो आप कर ले मसला हल, देन यू कैन डील विद सम ऑफ दीज इश्यूज। दूसरी तरफ ये एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन इसके पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन। अभी तक कोई मेजर एफर्ट नहीं किया गया, कोई इधर उधर की छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। हमारी रियासत ये समझती है कि होंदे कौन ने है, हम क्यों इनसे बात करें, मगर बात ये है कि यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू विन देम ओवर, यू नीड टू ब्रिंग देम बैक, यू नीड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर स्टेट। तो आपको अब इस्तेमाल करने पड़ेंगे हर किस्म के हरबे, इसके अलावा बड़ा मुश्किल है कि इनको आपको चलना, वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स 3 चीजें, मिलिट्री ऑपरेशंस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, reaching out, emissaries, offering things, asylum, land, jobs, वगैरह वगैरह वगैरह, and then third, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात इम्प्रूव करने, ताकि आप वहाँ से प्रेशर डालें to push them out from there, यहाँ से प्रेशर डालें to pull them into mainstream politics. That is what is needed. ठीक है, कसीर नोयती मसले का कसीरुल जहती हल ऑप्शंस हो सकते हैं, उस पर हमने बात की। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अच्छा सिटी साहब, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। हमने देखा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद पाकिस्तान हमेशा मोहतात रवैया अपनाता था और कहा जाता था कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर कोई वाक़या होता था वो फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये में ये चेंज देखा है, स्पेशली DGISPR भी इंटरव्यूज देते हैं तो वो खुलेआम ये कहते हैं कि ये भारतीय कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। फिर SCO के इजलास में भी हमने पाकिस्तान की कामयाबी देखी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया। तो कॉलिंग आउट इंडिया नाउ जैसे अब किया जा रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा इन कार्रवाइयों पर? देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि दे आर कॉलिंग आउट इंडिया ओपनली, इससे हाँ टोटली सपोर्टिव, मगर ये बयान देना कि हम बदला लेंगे, इसका जरा सोचना चाहिए कि आपने ये बयान क्या दिया है, या आपने अपनी आवाम के लिए दिया है ना, या आपने इंडिया के लिए दिया है। आपको पता है ना कि आर्मी चीफ का एक बयान आया था, इसी किस्म का था कि हम देख लेंगे इनको, जब पिछली दफा जो अटैक हुई थी हमारी ट्रेन से, याद है आप? जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम भूल नहीं सकते जी। और उन्होंने कहा था कि ये मुसलमान हिंदू अलग हैं, जी जी, नजरियाती तकसीम की बात की थी। इंडिया ने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया, क्यों? इंडिया का ये कहना है कि ये इन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ये अटैक करवा दी।
पहलगाम के ऊपर। इंडिया ने लिंक कर दिया था दोनों चीजों को। अब अगर आप ये बात कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे और फिर वहां कुछ अटैक हो जाती है, तो इस दफा और भी ज्यादा इंडिया कहेगा ये आप तो कहते थे बदला लिया, आप देखें आपने फिर बंदे मार दी। और आपका जो बयानिया है जो इस वक्त एक्सेप्टेबल है दुनिया में, और इंडिया के बयानिया एक्सेप्टेबल नहीं है, वो और कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपने बदले भी लेने हैं तो कहना नहीं चाहिए कि आप बदला लेंगे। ये आपके अनफॉर्चुनेटली ये कल को कुछ हो जाता है वहां, सबसे पहले इंडिया कहेगा आपने तो कहा था बदला ले, तो बदला ले लिया आपने, लोग मार दिए आपने। या इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने बंदे मार के कहेगा आपने किया, आपने कहा था आप करेंगे। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जज्बाती होके हमें हाउ टू डील विद इट। मैं अभी सुन रहा था डीजी ISPR साहब की एक इंटरव्यू दी उन्होंने अल जजीरा को। इट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू। वो चलानी चाहिए, दिखानी चाहिए। उसके अंदर उन्होंने एविडेंस तक रखी है इंडिया के हाथ की। इस किस्म की बातें करनी चाहिए हमें। इंटरनेशनल मीडिया को बुला के ये बताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। हर बंदे के पास वो फाइल होनी चाहिए। हमारे लोग जो आते हैं जाते हैं, ये जो गए हुए थे, किसी के पास ऐसे डिटेल नहीं थे। अगर होते तो दे वुड हैव बीन वेल आर्म्ड। मगर डीजी ISPR ने एक एक कागज निकाल के दिखाया है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को अल जजीरा। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू। ही हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म की तैयारी करना बेहतर है, टू अटैक देम वेयर इट विल हर्ट देम विद एविडेंस। इस वक्त आपकी बात सुनने के लिए तैयार है इंटरनेशनल। आप ये बदले वाली बात ना करें। आप एविडेंस इकट्ठी करें, उनको आइसोलेट करें। मगर बदला किया तो कल वहां कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। वो कहेंगे जी आप तो कहते थे बदला लिया, वो टेररिज्म हुई, आपने हमारे ऊपर टेररिज्म करा दिया। तो आई थिंक वी शुड बी लिटिल केयरफुल विद दिस। यही वजह है कि इस तरह की स्टेटमेंट के बाद भारत की तरफ से अभी कोई जवाबी स्टेटमेंट अभी तक जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर तो नहीं आई कि भारत तरदीद करे इस तरह के इल्ज़ाम की या जवाब दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई उसके बाद मोहतात रवैया स्टेटमेंट्स देते हुए भी अपनाना चाहिए और भारतीय एजेंडे को उसी तरह बेनकाब करना चाहिए जिस तरह DG ISPR ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो भारत की पॉलिसी है। आपको इस हवाले से कुछ पूछना हो जानना हो सेठी साहब से इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दें इजाज़त।